हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम लैक्टेशन या दुग्ध श्रावण समझने वाले हैं। दुग्ध श्रावण कैसे स्तन ग्रंथियों में मिल्क का निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है और वो मिल्क जो है वो स्तन ग्रंथियों से बाहर कैसे पहुंचते हैं, उसका सिक्रेशन कैसे होता है, श्रावण कैसे होता है। ये दोनों बिंदु मिल्क सिंथेसिस और मिल्क सिक्रेशन ये दोनों लैक्टेशन में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब स्तन ग्रंथियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, स्तन ग्रंथियां जो है वो सभी महिलाओं में, स्त्रियों में सक्रिय अवस्था में होती है और स्तन ग्रंथियों में स्तन में लोब्यूल्स पाई जाती है, मेमरी लोब्यूल्स, जिनमें बहुत सारे एल्वियोलाई होती है। क्या होती है? एल्वियोलाई कुपिकाएँ होती है जो दुग्ध का निर्माण करती है, मिल्क सिंथेसिस का कार्य करती है। ठीक है, स्तनों का जो निर्माण होता है वो भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। लगभग 5वें सप्ताह में स्तनों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन लड़की के जन्म के समय लगभग वो सभी अक्रिय अवस्था में रहती है। जब वो यौवनावस्था प्रारंभ होती है, लगभग 12 से 14 वर्ष की जो उम्र होती है, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं, जब पहला मासिक धर्म शुरू होता है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, तो उस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में स्तन ग्रंथियों का विकास होना शुरू होता है। स्तन ग्रंथियों में जो लोब्यूल्स है उनका विकास होना शुरू होता है, उसमें कुपिकाओं का निर्माण होना शुरू होती है, बहुत सारे फैट बॉडीज़ का जमाव होना शुरू होता है। इस तरह स्तनों का विकास होता है। और जब प्रथम जो गर्भावस्था होती है महिला में, उस समय भी स्तनों का विकास होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ ये समझना है कि मिल्क निर्माण कैसे होता है और उसका सिक्रेशन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क सिंथेसिस की। मिल्क का संश्लेषण, दुग्ध का निर्माण कैसे होता है। देखो, ये जो दुग्ध का निर्माण है, जब कोई महिला गर्भस्थ अवस्था में है, सगर्भता की अवस्था में है, यानी कि प्रेग्नेंट है, सगर्भता, जब कोई महिला प्रेग्नेंट है, सगर्भता की स्थिति में है, तो उसके लगभग 5 माह की स्थिति में, लगभग 5 माह का जो गर्भ है, उस 5 माह की स्थिति में जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक सक्रिय होना प्रारंभ होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिय होता है और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है और पीयूष ग्रंथि के भी अग्रपिंड, पीयूष ग्रंथि के भी कौन से भाग? अग्रपिंड से ये स्रावित होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथियों का विकास प्रारंभ कर देता है और साथ ही उसमें स्तन में जो है मिल्क संश्लेषण का कार्य शुरू कर देता है और ये प्रसव के बाद भी बना रहता है। ये सगर्भता से शुरू होकर, ऐसा नहीं है कि प्रसव हो गया और प्रसव के बाद में प्रोलैक्टिन जो है कार्य करना बंद कर देता है, ये बाद में भी ये प्रोलैक्टिन कंटिन्यू रहता है। तो सगर्भता अवस्था में, यानी कि सगर्भता और प्रसव के बीच में एक और विशेष संरचना होती है जो मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करती है, दुग्ध निर्माण में सहायता करती है और उस हार्मोन का नाम है HCST। इसका पूरा नाम है, H से है ह्यूमन, C से है कोरियोनिक और S से है सोमेटो और T से है ट्रोपिन हार्मोन, ट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो प्रसव से पहले गर्भावस्था जो है जब चल रही है, यानी कि सगर्भता की स्थिति में प्लेसेंटा नामक एक संरचना बनती है, एक लंबी संरचना जो माता और भ्रूण को जोड़ने का कार्य करती है। उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, नाम है HCST, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। यह भी मिल्क सिंथेसिस को
एनहांस करता है, बढ़ाने का काम करता है। और ये किससे सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है अपरा, कुछ बुक्स में इसे आंवल और इसे इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, तो दो हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है, नाम है प्रोलैक्टिन जो मिल्क सिंथेसिस, मिल्क के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा हार्मोन है ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, सीधे सीधे प्रश्न आता है। किससे सीक्रेट होता है? ये प्लेसेंटा, आंवल या अपरा द्वारा सीक्रेट होता है ये हार्मोन। ठीक है, दोनों हार्मोनों का कार्य क्या है? ये स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ जब गर्भता चल रही है, जब सहगर्भता प्रेगनेंसी अवस्था है, उस समय ये स्तन ग्रंथियों का विकास करती है और साथ में मिल्क सिंथेसिस की तैयारियां करती है, दुग्ध निर्माण का काम करती है। ठीक है, अब देखो दुग्ध निर्माण, मिल्क जो सिंथेसिस है वो होता कैसे है? पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि स्तन ग्रंथियों में क्या पाए जाते हैं? इस तरह लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेमरी लोब्यूल्स। क्या पाई जाती है? मेमरी लोब्यूल्स पाई जाती है। और उन मेमरी लोब्यूल्स में पाई जाती है ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसे कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, और उसके चारों ओर भी कुछ कोशिकाओं का इस तरह समूह होता है, इस तरह कोशिकाएं और होती है उसके चारों ओर। ये जो संरचना है इसे मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं, मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं। ध्यान रखना है, फेफड़ों में भी एल्वियोलाई होती है, ये एल्वियोलाई अलग है, दोनों को सेपरेट करना है, इसलिए मैंने इसे मेमरी एल्वियोलाई कहा है। ठीक है, इस एल्वियोलाई में जो अंदर की ओर जो कोशिकाएं हैं वो तो क्यूबॉइडल सेल्स होती है, और बाहर जो कोशिकाएं होती है वो मायो एपिथेलियल सेल होती है, मायो एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मायो एपिथेलियल सेल्स होती है बाहर की ओर, और अंदर की ओर होती है क्यूबॉइडल सेल होती है। कौन सी होती है? क्यूबॉइडल सेल्स। ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। दुग्ध का निर्माण जो है इन एल्वियोलाई में भी किस में? क्यूबॉइडल सेल्स में होता है, और ये सेल्स फिर बाद में इस ल्यूमन में मिल्क को डाल देती है। और मायो एपिथेलियल सेल्स जो है वो इस सिक्रेशन में हेल्प करने वाली। ठीक है, तो हमने पहला बिंदु पढ़ा मिल्क सिंथेसिस, दुग्ध का निर्माण कैसे होता है। पहली बात हमने क्या समझी कि दुग्ध का निर्माण कैसे होता है। दूध का निर्माण में सहायता कौन से हार्मोन कर रहे हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है उसके अग्रपिंड द्वारा, एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा। और दूसरा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन जिसका नाम है ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है इन क्यूबॉइडल सेल्स को प्रेरित करते हैं ताकि मिल्क का निर्माण हो। लेकिन ये जो ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये केवल और केवल प्रेगनेंसी, सहगर्भता अवस्था में ही होता है। इसके बाद में ये खत्म हो जाता है। बाद में जब बच्चे के जन्म के बाद में 6 माह से लगभग वर्ष तक जो है मिल्क प्रोडक्शन में जो हेल्प करेगा वो हमेशा ये एक ही करेगा, नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन शॉर्ट में कई बार इसे PRL कह देते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं मिल्क सिक्रेशन, दुग्ध का स्रावण कैसे होता है, यानी कि स्तन ग्रंथियों से दुग्ध जो है वो बाहर कैसे निकलता है, बच्चे तक कैसे पहुँचता है, वो समझते हैं। देखो मिल्क सिक्रेशन जो है वो एक प्रकार का प्रतिवर्त क्रिया है। यानी कि कंडीशनल रिफ्लेक्स प्रकार की ये क्रिया है। कैसी है? कंडीशनल रिफ्लेक्स प्रकार की ये प्रक्रिया है।
कंडीशन, यानी कि जिसमें कोई ना कोई कंडीशन हो, बगैर किसी कंडीशन के उसमें रिफ्लेक्स नहीं होगा। जैसे आप जैसे ही खाना देखते हो तो आपके मुंह में लार बाहर निकलती है। तो जब आपको कोई विशेष कंडीशन में ही कोई विशेष क्रिया हो, रिफ्लेक्स हो, जैसे आप और किसी वस्तु को, टीवी को देखोगे तब क्या लार निकलती है आपके? नहीं, खाना देखते ही मुंह से लार निकलती है। तो एक विशेष कंडीशन में ही कोई विशेष रिफ्लेक्स हो तो उसे प्रतिबंधित प्रतिवर्त कहते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं। तो मिल्क सिक्रेशन भी एक प्रकार का कंडीशनल रिफ्लेक्स है, उसमें कोई विशेष परिस्थितियों में ही मिल्क का सिक्रेशन होता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं जिनमें ज़्यादातर जो है ये प्रक्रिया होती है। पहली है बच्चे का रोना। बच्चे का रोना पहली और महत्वपूर्ण कंडीशन है। छोटा बच्चा जैसे ही रोता है, उसकी भूख की वजह से जो रोने की आवाज़ है वो उसकी माता में जो है उसके हाइपोथैलेमस को एक्टिव करती है, उसके हाइपोथैलेमस को एक्टिव करती है। और हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है, नाम है उसका ऑक्सीटोसिन। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन्स यहाँ आकर जो है मायो एपिथेलियल सेल्स को प्रेरित करता है, उन्हें संकुचित करता है, और उसके संकुचन से मिल्क इस ल्यूमन से आता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे का रोना। बच्चे की जो रोने की आवाज़ है वो रोने की आवाज़ माता में मिल्क सिक्रेशन को प्रेरित करती है। तभी तो हिंदी में एक कहावत है ना कि बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बगैर रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो वहाँ वो जो रोना है और दूध का कनेक्शन क्या है, वो ये है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ ये एक कनेक्शन है। अभी मैं इसे और डिटेल से समझाता हूँ। दूसरा जो प्रतिवर्त है, दूसरा जो रिफ्लेक्स है, दूसरा जो इसे उद्दीपन देगा, वो उद्दीपन है बच्चे का दुग्ध का चूसना, निप्पल्स को जो है टच करना एक तरह से। तो आप उसे कह सकते हैं सकलिंग, कह सकते हैं सीधे से सकलिंग, शक करना, मिल्क को शक करना, चूसना। बच्चा जैसे ही अपने माता के स्तनों के निप्पल्स को टच करता है, वह टच वहाँ जो मैंने जैसे अभी पिछले वीडियो में आपको समझाया भी था कि वो जो एरियोला रीजन है, एरियोला जो स्तन ग्रंथियों का बाहर का जो एक डार्क रीजन होता है जिसे एरियोला कहते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे सेंसरी प्रकार की तंत्रिकाएं होती है जो आवेग प्राप्त करती है, टच का आवेग प्राप्त करती है, और वो आवेग तुरंत हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। और ये दोनों के दोनों आवेग, यानी कि बच्चे का रोना और बच्चे के मुंह का जो है वो माता के एरियोला रीजन को टच करना, दोनों के दोनों जो है वो क्या कार्य करते हैं उसे अब डिटेल से समझो। तो इन दोनों उद्दीपनों की वजह से ये दोनों उद्दीपन हुए, और दोनों उद्दीपन कौन कौन से? बच्चे का रोना और सकलिंग, बच्चे का अपने माता के स्तनों का निप्पल्स और एरियोला रीजन को टच करना, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्स जो है वो पहुंचते हैं, दोनों के दोनों उद्दीपन कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस। कहाँ पहुंचते हैं ये? हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं, हाइपोथैलेमस में। अब ये हाइपोथैलेमस हार्मोन सीक्रेट करता है, नाम है उसका ऑक्सीटोसिन। बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्सीटोसिन, याद कर लेना है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू पहुंचता है। पहले यहाँ ये भी समझ लें, जो थोड़ा सा आपको गहराई में देखना है, ऑक्सीटोसिन वास्तव में पहले पहुंचता है पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि में। कहाँ पहुंचा? पीयूष ग्रंथि में पहुंचा। और पीयूष ग्रंथि के भी कौन से पार्ट में? ये पहुंचा उसके पश्चपिंड में, पश्चपिंड, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पश्चपिंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचा। और यहाँ से फिर ये ब्लड के थ्रू होता हुआ, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, क्योंकि है ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो ब्लड से ही जाएगा। ब्लड के द्वारा ये पहुंचता है मायो एपिथेलियल सेल्स में। ये जो बाहर की ओर जो सेल्स हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पहुँचता है। और मायो एपिथेलियल सेल्स फिर होती है संकुचित। क्या होती है? संकुचित होती है, ठीक है। पेशी उपकला कोशिकाएं कहते हैं इन्हें हिंदी में, पेशी उपकला कोशिकाएं, मायो एपिथेलियल सेल्स, ये संकुचित होती है। यानी कि ये जो एल्वेलाई है
ये एल्वियोलाई ऐसे है तो इस हार्मोन ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में यूं संकुचित होगी। संकुचित होने से ये जो क्यूबॉइडल सेल्स में और उसकी ल्यूमन में जो ब्लड था, ये जो मिल्क था, वो मिल्क जो है वो बाहर आ जाता है, वो बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है, तो यहां मिल्क सिक्रेशन में कौन से हार्मोन ने सहायता की? वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बहुत बार एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है मिल्क का निर्माण किससे होता है और मिल्क का सिक्रेशन किससे होता है। दोनों हार्मोन अलग अलग है। मिल्क दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन द्वारा होता है और मिल्क का सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन द्वारा होता है। दोनों बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। निर्माण सिंथेसिस में प्रोलैक्टिन और सिक्रेशन श्रावण में ऑक्सीटोसिन, दोनों अलग है, ध्यान रखना, इसे ऐसे समझे। ठीक है, तो दूसरा हमने क्या समझा? मिल्क सिक्रेशन। क्या समझा? मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन एक प्रकार का कंडीशनल रिफ्लेक्स है, प्रतिवर्त है, जो बच्चे के रोने और बच्चे के सकलिंग की जो क्रिया वो कर रहा है, इन दोनों से ये क्रिया प्रेरित होती है और प्रेरित होकर ये सूचना हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करता है और ऑक्सीटोसिन पहुंचता है पीयूष ग्रंथि में, पश्चपिंड में, और ये फिर ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है मायोएपिथेलियल सेल्स में, और मायोएपिथेलियल सेल्स होती है संकुचित होते ही ये जो एल्वियोलाई है, मेमोरी एल्वियोलाई, ये संकुचित होगी तो इसके ल्यूमन में और सेल्स में जो मिल्क बना था वो मिल्क जो है बाहर की ओर निकलता है, बाहर की ओर, फिर जो नलिकाओं से होता हुआ निप्पल्स और निप्पल से होता हुआ बच्चे के मुख तक पहुंचता है। तो ये हो गई इसके सिक्रेशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है मिल्क का पाथ। हमने पिछले स्तन ग्रंथियों वाले वीडियो में मिल्क का पाथ समझा था, एक बार और मैं बता देता हूँ। तो यहाँ जो ये ल्यूमन्स जो है, ये जो एल्वियोलाई की ल्यूमन है, इस ल्यूमन के बाद में बहुत सारे ये जो लोब्यूल्स है ये मिलकर बनाते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बनाते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ एल्वियोलाई जो है, उस एल्वियोलाई से मिल्क पहुँचता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से पहुंचता है मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से ये पहुंचता है मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी एम्पुला से ये मिल्क फिर पहुंचता है लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से ये फिर पहुंचता है निप्पल में। कहाँ पहुंचता है? निप्पल्स में पहुंचता है, और निप्पल्स के थ्रू बच्चे के मुख में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि निप्पल्स के थ्रू ये बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों के एल्वियोलाई से मिल्क पहुंचता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट से ये निप्पल, और निप्पल के थ्रू बच्चे के मुख में चला जाता है। तो ये इसका पाथ है जो आपको याद रखना है। ये पाथ वाला क्वेश्चन सीधे सीधे आता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसे आप याद करें, अच्छी तरीके से याद रखें। ठीक है, आप इसके सभी में मेमोरी हैं, बस T, D, A और फिर बाद में LD, लेक्टिफेरस डक्ट। T से है ट्यूबुल्स, D से डक्ट, A से एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट। ट्यूबुल्स TDA LD, ट्यूबुल्स डक्ट एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से बाहर निप्पल्स चुचुक के द्वारा जो है वो बच्चों तक ये मिल्क पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो और एक दो प्रश्न जो आते हैं वो इसके मिल्क से आते हैं कि ये जो मिल्क जो होता है, माता का जो दुग्ध होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या गुण होते हैं। पहला जो मिल्क होता है, माता द्वारा स्रावित जो पहला मिल्क जो होता है, उसकी क्या विशेषता होती है और इसे क्या नाम दिया जाता है, वो भी आप समझें। अगला बिंदु हम अब समझते हैं मिल्क के बारे में।
तो प्रसव की क्रिया होने के बाद, यानी कि बच्चा जन्म हो जाए, उस जन्म के बाद में सबसे पहले जो माता का दुग्ध बनता है, जो फर्स्ट मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क, जो सबसे पहला दूध जो होता है, प्रथम दुग्ध जो होता है माता का, उस प्रथम दुग्ध को स्पेशल नाम दिया गया है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसे हिंदी में खीस और इंग्लिश में उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। तो प्रसव के तुरंत बाद जो माता द्वारा सबसे पहला जो मिल्क सीक्रेट होता है, जो सबसे पहला दुग्ध बाहर निकलता है, उस दुग्ध को कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो कोलोस्ट्रम और खीस जो होता है, ये बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो दूध होता है, बाद का जो मिल्क होता है उसकी तुलना में गाढ़ा होता है, इसका रंग ज़्यादा पीला होता है। बाद में जो मिल्क सीक्रेट होगा, लगभग 8-10 दिन बाद में, जो शुरू के 2-5 दिन ही ये सीक्रेट होता है, उसके बाद में सामान्य दूध स्रावित होता है और वो कम पीला होता है, बहुत हल्का पीला होता है, लेकिन ये पीला होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण लाइन, उसमें IgA प्रकार का एक इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? IgA, इम्यूनोग्लोबिन कह दो या एंटीबॉडी कह दो, हिंदी में प्रतिरक्षी। तो ये इम्यूनोग्लोबिन, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न आता है कि प्रथम जो दुग्ध होता है, कोलोस्ट्रम जो होता है, उसमें कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है या कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है या कौन सा IG का पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, ये प्रश्न आता है सीधे सीधे। आपको याद रखना है IgA जो है वो माता के पहले दूध में पाया जाता है। और गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी वसा, बहुत सारे प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, इस वजह से गाढ़ा होता है। और ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। ये जो दुग्ध है, ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने राजस्थान में एक बहुत पहले से चली आई थोड़ी गलत धारणा है कि जो पहला पीला दूध जो होता है वो गंदा दूध होता है, गंदा होता है, इसमें खून मिला हुआ होता है। कुछ ऐसी अवधारणाएं गांव में बना रखी है। ये अवधारणा आपको तोड़नी है, आपको बताना है ये चीज़ें। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको अपने घर वालों को ये बात समझानी है कि वो जो गाढ़ा पीला दूध है वो गंदा नहीं है, बल्कि वो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पाया जाता है कि इम्यूनोग्लोबिन जो क्या काम कर रहा है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है ये शुरुआती दूध। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इस धारणा को तोड़ना है। आपको अपने घर परिवार जहाँ पर भी ऐसी चर्चाएं चलती है उन्हें ये बात समझानी है। ठीक है, अब आते हैं अपने वापस इस टॉपिक पे। यहाँ IgA, चूँकि बच्चे ने बगैर किसी मेहनत के सीधे ही अपनी माता से एक प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली। समझे इस लाइन को, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे ने किसी तरह की क्या कोई मेहनत की, किसी तरह से किसी रोगाणु से लड़ने का प्रयास किया? नहीं, सीधे उसको अपनी माता से एक प्रतिरक्षा मिल गई। और जो सीधे बाहर से मिलने वाली जो प्रतिरक्षा होती है, उस प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी इसे कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का कोई एक उदाहरण दो। तो इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा कि बच्चे को माता के दूध से एक इम्यूनोग्लोबिन मिल गई डायरेक्ट, बगैर किसी मेहनत के बच्चे की।
तो इस तरह की प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो ये जो लाइन मैंने आपको बताया इसका हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु। पहली बात देखो, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। तो जो माता द्वारा प्रसव के बाद में जो सबसे पहला मिल्क सीक्रेट होता है, जो सबसे पहला दूध जो होता है उसे कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। ये गाढ़ा पीला होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, या आप एंटीबॉडी कह दो, एंटीबॉडी ए पाया जाता है, या आप इसे प्रतिरक्षी कह सकते हो, प्रतिरक्षी ए पाया जाता है। ये क्या काम करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा बच्चे को, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही ये एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। IgA को बच्चे को मिलना एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा इस मिल्क का जो कंटेंट की बात करें, मिल्क में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो भी देखो। तो जो मिल्क होता है, दूध जो होता है, उसमें वसाएं पाई जाती है, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। पूछा जाता है अधिकतर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केसीन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या यूँ कहें कार्बोहाइड्रेट्स, या सीधे कहें कार्बोहाइड्रेट्स कह दो या शर्करा कह दो। इसमें शर्करा पाई जाती है, और शर्करा भी पूछी जाती है। कौन सी शर्करा? तो इसमें लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी? लैक्टोज। लैक्ट वर्ड मिल्क से है, लैक्टेशन, जहाँ पर भी लैक्ट वर्ड आए कहीं ना कहीं दूध से संबंधित है। तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। तो वसा होती है, प्रोटीन होती है, बहुत सारे विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखना। विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं, खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। लेकिन आपको एक लवण जरूर याद रखना है, कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है दूध में, जो बच्चे की हड्डियों को मजबूत करता है। इसलिए ये दूध बहुत ज़रूरी है। शुरुआती अवस्था में अगर दूध नहीं पिलाया गया तो उसकी हड्डियां कमज़ोर होगी, इसलिए माता का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि माता को अपने बच्चे को कम से कम 6 माह, ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये तो कम से कम कह रहा हूँ, यानी कि ये तो करना ही करना है, कम से कम अपने बच्चे को 6 माह तक, कितने महीने तक? 6 माह तक केवल और केवल अपना दुग्ध का सेवन करवाना चाहिए बच्चों को। और ये सब चीज़ें उन्हें सीधे मिल रही है, इसलिए बाहर से किसी पदार्थ, किसी तरह के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट देने की आवश्यकता है ही नहीं। 6 माह के बाद में कुछ सप्लीमेंट फूड उसे दिया जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक समय तक, जब तक माता में दुग्ध का स्रावन हो रहा है, अपने बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए, ताकि उसमें ये सब गुण आ सके, उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर से बेहतर हो सके। बहुत ज़रूरी है माता का दूध। ठीक है बच्चों, तो आज हमने लैक्टेशन या दुग्ध स्रावन पढ़ा, जिसमें हमने सिंथेसिस देखा कि प्रोलैक्टिन और प्लेसेंटा द्वारा ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये दोनों सिंथेसिस का कार्य कर रहे हैं। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है, वो सीक्रेशन में हेल्प कर रहा है। फिर हमने मिल्क का पाथ पढ़ा, और उसके बाद में मिल्क की ये प्रॉपर्टीज़ है ये हमने पढ़ी। हर एक बिंदु इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। अगर वीडियो आपने पहली बार देखा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। धन्यवाद।